संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच 90 दिन की व्यापार युद्ध विराम की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। हालांकि निवेशकों में यह चिंता बनी हुई है कि यह विराम स्थायी समाधान नहीं है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन शांति वार्ता में शामिल होने की पेशकश की है, जिससे वैश्विक कूटनीति में हलचल मच गई है। चीन ने लैटिन अमेरिकी देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की पहल की है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी व्यापार नीतियों का मुकाबला करना है। इसके तहत चीन और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1174वें दिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच संभावित सीधी वार्ता की अटकलें जारी हैं। हालांकि पुतिन की भागीदारी पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है, जो कोविड-19 महामारी और गलवान घाटी संघर्ष के बाद से निलंबित थीं। इसके अलावा भारत ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है, जिसमें चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ओसाका में एक्सपो 2025 का आयोजन हो रहा है, जिसका विषय हमारे जीवन के लिए भविष्य की समाज की रूपरेखा है। यह एक्सपो 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और इसमें लगभग 28 मिलियन आगंतुकों के आने की उम्मीद है। इसके साथ ही जापान में परमाणु हथियारों के विरोध में गतिविधियां तेज हो गई हैं। जर्मन सरकार ने किंगडम ऑफ जर्मनी नामक चरमपंथी समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह समूह जर्मन राज्य की वैधता को नहीं मानता और खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है, जिसकी अपनी मुद्रा, संविधान और सरकार है। आंतरिक मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिंट ने बताया कि इस संगठन के खिलाफ कई राज्यों में छापेमारी की गई और इसके 4 प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई देश में बढ़ते दक्षिणपंथी चरमपंथ के खतरे के मद्देनजर की गई है। ब्रिटेन सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की अवधि को कम करने की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य देश में आप्रवासन को नियंत्रित करना है, लेकिन इससे ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय छात्रों के बीच लोकप्रियता पर असर पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त स्कॉटलैंड में तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस वर्ष का अब तक का सबसे गर्म दिन है। आगामी दिनों में तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है, जिससे संभावित हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी अभिनेता जेरार्ड डेपार्डियू को 2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाया गया है। उन्हें 18 महीने की निलंबित जेल सजा सुनाई गई है और उनका नाम राष्ट्रीय यौन अपराधी रजिस्टर में दर्ज किया गया है। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ तख्तापलट की साजिश के आरोपों पर सुनवाई की तारीख 25 मार्च निर्धारित की है। यदि आरोप स्वीकार किए जाते हैं तो बोल्सोनारो और उनके सहयोगियों पर औपचारिक रूप से मुकदमा चलाया जाएगा। इसके अलावा ब्राजील सरकार ने COP30 जलवायु सम्मेलन के लिए अमेजन क्षेत्र के बेलें शहर को मेजबान घोषित किया है। हालांकि सम्मेलन की तैयारी के लिए हजारों पेड़ों की कटाई की गई है, जिससे पर्यावरणविदों में चिंता व्याप्त है। ब्राजील ने 2015 की पर्यावरणीय आपदा के लिए जिम्मेदार खनन कंपनियों के साथ $23 बिलियन का समझौता किया है। कनाडा में 28 अप्रैल 2025 को हुए संघीय चुनावों में लिबरल पार्टी ने अल्पमत सरकार के रूप में सत्ता बरकरार रखी है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने लगातार चौथी बार सरकार बनाई है। चुनाव अभियान के दौरान जीवन यापन की लागत, आवास, अपराध और अमेरिका से जुड़े व्यापारिक मुद्दे प्रमुख रहे। इसके अलावा होंडा मोटर कंपनी ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण अपने वार्षिक लाभ में 59% की गिरावट की भविष्यवाणी की है। इटली और अमेरिका के बीच हवाई यात्रा में वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें प्रमुख एयरलाइंस जैसे डेल्टा, यूनाइटेड, ITA एयरवेज और नॉर्थ अटलांटिक ने नई उड़ानों की घोषणा की है। इसके अलावा इटली ने अमेरिकी छात्रों के लिए दीर्घकालिक अध्ययन वीजा प्रक्रिया को सरल बनाते हुए बायोमेट्रिक डेटा संग्रह की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने दूसरी बार पद की शपथ ली है। उनकी लेबर पार्टी ने हाल ही में हुए आम चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इसके अलावा देश की प्रमुख विपक्षी लिबरल पार्टी ने पहली बार एक महिला नेता का चयन किया है। दक्षिण कोरिया में आगामी 3 जून को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली जे-म्यूंग प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, जो राजनीतिक सुधार और सामाजिक सुरक्षा के विस्तार का वादा कर रहे हैं। इसके साथ ही सियोल में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोग गर्मी से राहत पाने के लिए हान नदी के किनारे जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं। तुर्की में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK ने 40 वर्षों से चल रहे विद्रोह को समाप्त करने की घोषणा की है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता की उम्मीदें बढ़ी हैं। हालांकि यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक EBRD ने हालिया राजनीतिक घटनाओं को तुर्की की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार के लिए चुनौतीपूर्ण बताया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब की यात्रा शुरू की है, जिसका उद्देश्य $1 ट्रिलियन तक के निवेश सौदों को सुरक्षित करना है। रियाद में आयोजित सऊदी अमेरिका निवेश मंच में उन्होंने एलन मस्क और ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक जैसे प्रमुख अमेरिकी व्यापारिक नेताओं के साथ भाग लिया। गाजा में जारी संघर्ष के बीच इजरायली सेना ने नासेर अस्पताल पर हवाई हमला किया, जिसमें 2 मरीजों की मौत हो गई। यह हमला अमेरिकी इजरायली बंधक एडन अलेक्जेंडर की रिहाई के बाद हुआ, जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम वार्ता के लिए कतार में वार्ताकारों को भेजने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त इजराइल में हाल ही में हुए जंगलों में आग लगने की घटनाओं ने 25,000 से अधिक डुनम भूमि को प्रभावित किया है, जिससे 10,000 से अधिक लोगों को निकालना पड़ा है और 45 से अधिक लोग घायल हुए हैं। स्पेन में सेनेगल से अवैध मछली पकड़ने के कारण प्रवासियों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी जहाजों द्वारा अति शिकार और विनाशकारी प्रथाओं के कारण सेनेगल के मछुआरे अपनी आजीविका खो रहे हैं, जिससे वे यूरोप, विशेषकर स्पेन की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा तुर्की एयरलाइंस ने इस्तांबुल और सेविल के बीच नई सीधी उड़ान सेवा की घोषणा की है, जो सितंबर 2025 से शुरू होगी। पश्चिम जावा प्रांत में समाप्त हो चुके गोला बारूद के निपटान के दौरान हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब सैन्य कर्मी पुराने गोला बारूद को नष्ट कर रहे थे। इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया के बाटम द्वीप में असलान एनर्जी कैपिटल ने एक प्रमुख सौर परियोजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सतत हाइड्रोजन निर्यात के लिए स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करना है। स्वीडन सरकार ने हाल ही में हुए स्कूल शूटिंग के बाद स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। इनमें छात्रों के बैग की तलाशी लेने का अधिकार, स्कूलों में आपातकालीन योजनाएं बनाना और निगरानी कैमरों की अनुमति शामिल है। इसके अलावा स्वीडन ने औपचारिक रूप से नाटो में शामिल होकर अपनी दशकों पुरानी तटस्थता की नीति को समाप्त कर दिया है। नीदरलैंड्स की प्रमुख रिटेल कंपनी अहोल्ड डेल्हेज ने 2,50,000 सामान्य शेयरों की पुनर्खरीद की है, जो कंपनी के शेयरधारकों के लिए सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा नीदरलैंड्स के प्रमुख यहूदी प्रकाशन ने देश में यहूदी समुदाय के बीच बढ़ती असुरक्षा की भावना को उजागर किया है, जिसमें यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि की रिपोर्ट की गई है। स्विट्जरलैंड ने हमास पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जो 15 मई से प्रभावी होगा। इस कानून का उद्देश्य देश से इस आतंकवादी संगठन को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता को रोकना है। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने संकेत दिया है कि तेहरान अस्थायी रूप से यूरेनियम संवर्धन पर सीमाएं स्वीकार कर सकता है, जिससे परमाणु वार्ता में प्रगति की संभावना बढ़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अफ्रीकानरों के खिलाफ नरसंहार का हवाला देते हुए 59 शरणार्थियों को अमेरिका में स्वागत किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद उत्पन्न हुआ है। मिस्र ने अमेरिका से 25 लूटी गई प्राचीन वस्तुओं को पुनः प्राप्त किया है, जो विभिन्न ऐतिहासिक कालों से संबंधित हैं। यह 3 वर्षों की कानूनी प्रक्रिया के बाद संभव हुआ है। सिंगापुर स्थित डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म डिजिटल हेलो को स्विस निवेश फर्म पार्टनर्स ग्रुप द्वारा अधिग्रहित किया गया है, जो एशिया में $400 मिलियन के विस्तार की योजना का हिस्सा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 11 मार्च को जैफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण हुआ था, जिसमें 380 यात्रियों को बंधक बनाया गया। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन ग्रीन बोलान के तहत 354 बंधकों को मुक्त कराया और 33 आतंकवादियों को मार गिराया।